अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड ऑन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन कौन से सिस्टम पे बेस्ड होता है? तो देखिए अकाउंटिंग जो इक्वेशन अपना डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है, क्योंकि यही बताता है कि हर ट्रांजैक्शन के जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमेशा दो अकाउंट्स पर पड़ता है या तीन पर भी पड़ता है कभी कभी, लेकिन मेजर क्या है, दो अकाउंट्स है, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। हर एक डेबिट के लिए क्रेडिट जरूर होता है और दोनों का टोटल बराबर होता है, और इसी पे बेस्ड है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या मतलब है? देखो अभी क्वेश्चन आएगा आगे तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम याद रखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस्ड है। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। Which of the following transactions would be recorded in the accounting system based on money measurement concept? इनमें से कौन सा जो ट्रांजैक्शन है वो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा? तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमारा क्या कहता है? वो कहता है कि जिन ट्रांजैक्शन को आप मनी में मेजर कर सकते हो केवल उन्हीं को आप जो है बुक्स में लिखोगे। तो द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ अ कंपनी, ये तो बिल्कुल सही है, यही सही है। द हेल्थ ऑफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल नहीं। अब हेल्थ को तो हम मनी में मेजर नहीं कर सकते तो हम इसको नहीं लिखेंगे। द क्वालिटी ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट, क्वालिटी को भी हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसको भी लिखेंगे। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो कि अमाउंट में होती है, जो कि मनी में होती है, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। Let's see the question. Which of the following statement is true about the accounting equation? इनमें से कौन सा accounting equation के बारे में सही statement है? First है the accounting equation represent the sources in a business are not equal to the resources of that business. ये तो not equal आ रहा है तो ये तो नहीं है। The accounting equation represent the sources in the business are equal to the resources of that business. मतलब सोर्सेज क्या है और उसके रिसोर्सेज क्या है, उनकी इक्वालिटी को दिखाता है। सोर्सेज मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है और रिसोर्सेज मतलब जो आप चीजें यूज कर रहे हो। ठीक है, सोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि आप शेयर कैपिटल है, आपके डिबेंचर है वो। रिसोर्सेज क्या है आपके, जो आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, जैसे आपकी मैन पावर है, आपकी एसेट वगैरह है। तो ये कैपिटल इज इक्वल टू हम एसेट ही तो करते हैं इसमें, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। थर्ड है द अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिसोर्सेज एलोकेटेड टू द बिजनेस एट कॉस्ट पर। नहीं ये नहीं है, एलोकेशन करना हम नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है कि कंपनी की सोर्सेज जो है वो इक्वल होनी चाहिए कंपनी के रिसोर्सेज से। अभी कैसे रिप्रेजेंट करेगा वो हम अभी आगे देखेंगे जब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सो इसका ऑप्शन 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। Let's see the question. Which of the following items are considered a revenue for business? बिजनेस के लिए रेवेन्यू क्या होगा? देखो रेवेन्यू का मतलब ऐसे तो इनकम होता है, बट रेवेन्यू के अंदर कैश रेवेन्यू भी आता है और क्रेडिट रेवेन्यू भी आता है। ठीक है, तो कैश और क्रेडिट दोनों। तो क्या कैश सेल्स आएगी? नहीं। तो क्या क्रेडिट सेल्स आएगी? नहीं। तो क्या कैश परचेजेस आएगा? नहीं, ये तो हमारा खर्चा है। बोथ क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स मतलब दोनों ही तरीके की सेल्स, यानी चाहे आप नगद बेच रहे हो या आप उधार बेच रहे हो, दोनों ही बिजनेस के लिए क्या कंसीडर की जाएंगी? रेवेन्यू कंसीडर की जाएगी, यानी इनकम कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 जो है आपका सही हो जाएगा। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। Let's see the question. Which of the following accounts will be affected by a transaction where a company receives from a person who bought from business on credit? देखो, company receives from a person who bought from business on credit मतलब जिस व्यक्ति ने उधार सामान खरीदा था तो वो हमारा कौन हुआ? डेटर हुआ। वो हमें क्या दे रहा है? वो क्या दे रहा है? हमें पैसे दे रहा है। वो क्या दे रहा है? हमको पैसे दे रहा है। तो बिजनेस में क्या हो जाएगा? पैसा जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, और डेटर्स जो है क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे हमारे। ठीक है, मतलब एक पर्सन जिसने हमसे उधार सामान खरीदा है उसने हमको पैसा दिया है, कैश रिसीव हुआ है। तो इस ट्रांजेक्शन से कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड होंगे हमसे पूछा है। ऑनर्स इक्विटी एंड कैश। ऑनर्स इक्विटी का मतलब कैपिटल होता है, वो तो नहीं होगा। ऑनर्स इक्विटी एंड डेटर्स, ये भी नहीं होगा। डेटर्स एंड कैश, डेटर्स एंड कैश अफेक्टेड होंगे। डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे क्योंकि पर्सन पैसा दे देगा और कैश हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिटर्स एंड क्या, ये तो नहीं है। तो अपना ऑप्शन 3 जो है इसमें सही हो जाएगा। एंड आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन। वैसे तो देखो अब आप सोचोगे कि मैम अब तक तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन कहाँ पढ़ी थी? केवल मैथ्स में पढ़ी थी और उसमें कुछ ऐसी होती थी, मेरे को अभी भी याद है, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये और ये इक्वल होता था ना, हमेशा ऐसा होता ना। तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशन हमने पढ़ी थी। तो अभी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? तो देखो अकाउंट्स के यानी बिजनेस के अगर सोर्सेज और रिसोर्सेज को बराबर कर दिया जाए तो यही क्या होती है? हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। यानी सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को अगर एक इक्वेशन में पुट कर दिया जाए। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तुम ये कॉमर्स तो करते रहते हो, बट क्या इसका कोई मैथमेटिकल कोई चीज है क्या हम मैथमेटिकली बता सकते हैं
हैं किसी को कि हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन क्या होनी चाहिए उसकी, तो हम बता सकते हैं बिल्कुल कि कंपनी के जितने भी सोर्सेज है, सोर्सेज का मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वो बराबर होने चाहिए कंपनी के रिसोर्सेज के यानी एसेट के। अब रिसोर्सेज क्या होती है, रिसोर्सेज में सब आता है अपना गुडविल, सॉरी जो एसेट है अपनी सारी, वही हमारे रिसोर्सेज है ना। और सोर्सेज क्या है, सोर्सेज मतलब जहां से पैसा आता है, कैपिटल लायबिलिटी से पैसा आता है, लायबिलिटी मतलब बैंक ने मुझे पैसा दिया तो वो मेरी लायबिलिटी है, वही तो मेरा सोर्स है पैसे का। तो अगर सोर्सेज इक्वल टू रिसोर्सेज है तो वही अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो आइडियल अकाउंटिंग वो क्या है, आइडियल, इसको अगर हम सीधा सीधा लिखें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर मैंने एसेट लिख दिया, हम इसको लिखते हैं टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, कैपिटल को हम ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं क्योंकि ऑनर का पैसा होता है, प्लस लायबिलिटी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी या लायबिलिटीज पूरा इसमें लिखेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं इसको। ठीक है, ऑनर्स इक्विटी का मतलब ओनर का पैसा। ठीक है, तो अब देखो ये लिखा हुआ है द एंटायर एसेट ऑफ अ कॉर्पोरेशन आर इक्वल टू द सम ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज, उसी को क्या कहेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी को आप क्या कर सकते हो, अपने वर्ड्स में थ्योरी में लिख सकते हो। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो बेस होती है वो किस पे होती है, डबल एंट्री सिस्टम पे होती है। हर जगह ऐसा होगा, देखो अब ये हमेशा बराबर होनी चाहिए, टोटल एसेट्स बराबर किसकी होनी चाहिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। और हर अकाउंट ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होता है, क्या होता है, डबल इफेक्ट होता है। हमेशा एक जो ट्रांजेक्शन होगी वो दो अकाउंट के इफेक्ट कर रही होगी। अगर वो दो अकाउंट को इफेक्ट ना करती तो मुझे बताइए, एक ट्रांजेक्शन यहाँ हो गई यहाँ पर नहीं हुई, या फिर एक ट्रांजेक्शन यहाँ हो गई यहाँ पर हुई, तो क्या ये कभी इक्वल हो पाएगा? क्या कंपनी के सोर्सेज और उसके जो रिसोर्सेज हैं जहां पर वो पैसा लग रहा है लेकर, तो क्या ये हो पाएगा कभी इक्वल? कभी नहीं हो पाएगा। तो जो अकाउंटिंग सिस्टम काम करता है, अकाउंटिंग इक्वेशन काम करता है, वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पे काम करता है, क्योंकि बैलेंस शीट भी उसी पे काम करती है। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट मेजरली ये क्या दिखाता है, बैलेंस शीट का वो दिखाता है, ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस शीट का ही छोटा वो है, छोटी इक्वेशन है। बैलेंस शीट हम प्रॉपर बनाते हैं अच्छे से, और ये जो है बैलेंस शीट का ही छोटा सा रूप हम बोल सकते हैं। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि बैलेंस शीट को आप इक्वेशन में लिखो, तो ये उसकी इक्वेशन है। ठीक है, वही मैथमेटिकली तो ये वही है, और आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। इसी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, आप इसी को वर्ड्स में लिख सकते हो कि द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या फिर ओनर्स इक्विटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बस यही है अकाउंटिंग इक्वेशन और कुछ नहीं है। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फर्स्ट ये है कि ये अकाउंटिंग, ये उसकी अकाउंटिंग सिस्टम की मेन फाउंडेशन की कही जाती है। क्या कही जाती है, मेन फाउंडेशन कही जाती है डबल एंट्री सिस्टम की, क्योंकि इसी से पहचान पड़ती है कि हमारा जो सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम है जो वर्क कर रहा है। ठीक है, ये कंपनीज की टोटल एसेट्स को दिखाता है, टोटल एसेट्स के जितने भी बैलेंस है वो दिखाता है। ये दिखाता है कि ओनर की इक्विटी कितनी है वो दिखाता है ये। ठीक है, और उसकी प्लस और उसकी लायबिलिटीज कितनी है ये शो करता है। ठीक है, और ये इन दोनों को क्या करता है, हार्मोनाइज करता है यानी बराबर करता है। ठीक है, अब ये दिखाता है कि, ठीक है, तो ये तो हो गए इसके वो। अब देख लेते हैं कि क्या क्या, देखो अगर इसी में होता है कि फाइनेंसिंग कंपनी दो तरीके से करती है ना, एक तो करती है डेट के हिसाब से और एक करती है शेयर्स के हिसाब से। तो जो शेयर्स होता है उसको कहते हैं ओनर्स इक्विटी, आधा सब कैपिटल में ही है। ठीक है, और डेट को कहेंगे क्या, डेट को कहेंगे हम लायबिलिटी, सॉरी कैपिटल में क्या आएगा, केवल ओनर्स इक्विटी। तो ये क्या हो गई, कैपिटल, और ये हो गई अपनी लायबिलिटीज। देखो अब जैसे किसी ने शेयर्स इशू किए हैं, उससे जो पैसा आएगा वो ओनर्स इक्विटी माना जाएगा। किसी ने डिवेंचर इशू किया है, उससे जो पैसा आएगा वो लायबिलिटी माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि कंपनी की जितनी एसेट है वो कंपनी ने फाइनेंसिंग कितनी कर रखी है उसके बराबर होनी चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेट प्लस ओनर्स इक्विटी, सेम चीज है, सेम चीज होगी ना, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कुछ भी लिख लो, इसको कुछ भी ले सकते हो। मतलब यहाँ पर टोटल एसेट्स होनी चाहिए कि कंपनी ने कितना पैसा लिया हुआ है मार्केट से, सिंपल सी चीज ये है। तो ये यही दिखाती है, बस मेन फीचर तो इसके यही है कि देखो ये मेन फाउंडेशन डबल एंट्री सिस्टम की, इसमें टोटल एसेट्स आप दिखाते हो, इसमें ओनर्स की इक्विटी आप दिखाते हो, और उसको इक्विटी और लायबिलिटीज को हम ओनर्स इक्विटी और लायबिलिटीज को हम कैपिटल और लायबिलिटी बोल सकते हैं, डेट प्लस ओनर्स इक्विटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा इसके मेन फीचर अकाउंटिंग इक्वेशन के। आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।
लेट्स सी द क्वेश्चन, हाउ डू वी कैलकुलेट एन अकाउंटिंग इक्वेशन। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को? तो देखो बहुत सिंपल है ये। जितनी भी एक डेट पे कंपनी की टोटल एसेट है, अब टोटल एसेट्स में क्या क्या आएगा? अपना कैश आएगा, फर्नीचर आएगा, मशीनरी आएगी, बैंक आएगा, ठीक है, बिल्डिंग आएगी, तो बहुत सारी चीजें होती है ना, बिल्डिंग आएगी, ठीक है, और करंट एसेट्स अपने आएंगे। करंट एसेट मैंने कैश बैंक लिख दिया वैसे, तो चलो स्टॉक लिख देती हूँ, स्टॉक आएगा, ठीक है, अदर करंट एसेट्स या जो भी है वो आगे, और इसके बराबर होना चाहिए कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब कैपिटल में क्या क्या आएगा? कैपिटल में अपना वही है, कैपिटल में तो खैर आप कैपिटल ही पढ़ोगे, ज्यादा इसमें आप डीपली जाओगे नहीं, कैपिटल में तो वही रहेगा। लाइबिलिटीज में अपना क्या क्या आ जाएगा? बैंक लोन आ जाएगा, ठीक है, प्लस क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बीपी आ जाएगा, देखो यहाँ पर डेटर्स और वो भी लिख लेते हैं, डेटर्स प्लस बीआर, ठीक है, बीआरबी, बीपी आ जाएगा, ठीक है, लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है अगर वो भी आ जाएंगे। लाइबिलिटी में और क्या होता है? डेट होगा, कोई लोन वोन छोटा मोटा वो आ जाएगा, तो लाइबिलिटीज में ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये बराबर होना चाहिए हमेशा। अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, अगर आप प्लस माइनस कर रहे हो, अब बहुत सिंपल सी चीज समझो, एक बहुत ही सिंपली बता रही हूँ। मान लिया मेरा बिजनेस चल रहा है और मैंने खरीदा है फर्नीचर। मैंने क्या खरीदा है? फर्नीचर। फर्नीचर बॉट ₹10,000। डन है, ये एक ट्रांजेक्शन है, मेरे को इसको ट्रांजेक्ट करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। अब देखो यहाँ पर दो चीजें यूज हो रही है। फर्नीचर अगर मैं खरीदूंगी तो फर्नीचर तो मेरे पास आएगा और कैश मेरे पास से जाएगा, है नहीं है? जब भी कोई अकाउंट बनता है तो आप दो चीजें फॉलो करते हो। एक तो सॉरी, दो चीजें फॉलो नहीं करते। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। यहाँ पर कौन से दो अकाउंट है? एक फर्नीचर और एक कैश। अगर आप फर्नीचर खरीदने जा रहे हो किसी शॉप पे तो बिजनेस में क्या आएगा? फर्नीचर आएगा, क्या जाएगा? कैश जाएगा। ओके, तो आप देखिए, अब आप बोलोगे कि मैम इसका कैपिटल लायबिलिटी से तो कोई मतलब है ही नहीं, बट बराबर तो रहा। अभी मान लीजिए यहाँ पर ये जीरो है और ये भी क्या है? जीरो है, दोनों जीरो जीरो चल रहे हैं, ठीक है, जीरो जीरो चल रहा है। यहाँ पर क्या हुआ? कैश में मैंने क्या कर दिया? 10,000 रुपये माइनस कर दिए, और मेरी दूसरी एसेट जो है फर्नीचर, उसमें मैंने क्या कर दिया? 10,000 रुपये प्लस कर दिए, और यहाँ पर अभी भी क्या है? जीरो, यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो अभी भी ये क्या है? जीरो है, और ये क्या है? जीरो है। भाई 10,000 माइनस करके 10,000 प्लस करोगे, जीरो ही आएगा ना। तो आप ये देखो कि कभी भी ये ऐसे गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 10 है यहाँ पर जीरो, नहीं होगा ही नहीं, आपका गलत है इक्वेशन, आप दोबारा चेक करो, ठीक है। मान लिया दूसरा, चलो अभी मैं ना और एग्जांपल नहीं देती हूँ क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना उसको अच्छे से करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम टोटल एसेट्स रखते हैं, उसके बराबर कैपिटल लायबिलिटीज रखते हैं, और जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती है ना उसमें हम देखते हैं कि दो अकाउंट इफेक्ट होनी चाहिए, आइदर कि वो एसेट्स में ही दोनों अकाउंट हो या फिर लायबिलिटीज में ही दोनों अकाउंट हो, या फिर एक एसेट और एक लायबिलिटी का हो। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बस यहाँ लिखा और यहाँ कुछ नहीं है, या फिर यहाँ एक ही जगह लिखा बात कर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन की लिमिटेशंस क्या होती है, कमियां क्या हैं? देखो इसके फायदे तो बहुत हैं। देखो हमें एसेट का पता चल रहा है, हमें लायबिलिटीज का पता चल रहा है, हम ये पता लगा लेते हैं कि देखो कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। अगर इक्वेशन बिल्कुल इक्वल आती है ना तो इसका मतलब हमारा सब कुछ सही है। लेकिन ये केवल हमारे बिजनेस के लिए है, ये केवल हमारे देखने के लिए है। यहाँ पर इन्वेस्टर इसको देखकर कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ये इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। ये क्या कह सकते हैं हम इसको, ये केवल इंटरनल यूज के लिए, एक्सटर्नल यूज के लिए नहीं है, ठीक है। इसको देखकर एनालाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनको क्या चाहिए होता है? उनको एनालाइज करना होता है, डाटा पूरा देखना होता है क्या क्या चीजें कहाँ हैं, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन से इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिलती है, ठीक है। तो उससे वो क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का भी पता नहीं लगा सकते हैं ना, फाइनेंशियल हेल्थ का पता नहीं वो नहीं लगा सकते कि कैसी चल रही है कैसे नहीं, ठीक है। उसी के बेसिस पर वो क्या करते हैं? फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यही कुछ चीजें हैं कि हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जो बिजनेस होते हैं वो मैनिपुलेशन करने के लिए क्या करेंगे कि कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। वो सोचेंगे भाई इसका इफेक्ट तो दोनों तरफ सेम पड़ रहा है तो छोड़ो ना, इसका जीरो ही तो आएगा तो छोड़ो, तो मैनिपुलेशन कर लेता है। तो इस वजह से ये इन्वेस्टर्स के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो सही नहीं मानी जाती, और इसकी यही एक लिमिटेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।
लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट इज द रूल ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन रिलेटेड टू कैपिटल। कैपिटल से रिलेटेड अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या रूल है। अब देखो एक एग्जांपल है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। रमेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 थे और हमसे कहा गया है कि भाई इसको क्या करो अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाओ। तो हम लिखते हैं टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब आप कहोगे चलो ठीक है, कैपिटल तो बढ़ गया, क्या बढ़ गया, कैपिटल तो जो है बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 50,000 से कैपिटल तो मैंने बढ़ा दिया। अब क्या करें, अब बाकी का कहाँ जाए। अब देखो जब उसकी कैपिटल बढ़ी तो क्या बिजनेस में और क्या आया, बिजनेस में कैश भी तो बढ़ा। कैपिटल अगर मैंने बढ़ाई है तो कैपिटल भी बढ़ा और क्या बढ़ा, कैश भी बढ़ा। ठीक है, क्या एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा ये आप मत सीखो, अभी ये एंट्रीज मत सीखो, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे। आप बस ये सोचो अगर बिजनेस में कैपिटल को लेकर आया तो कैपिटल तो बढ़ेगी, उसके साथ कैश भी तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर टोटल एसेट्स में मैं क्या कर दूंगी, कैश लिख के यहाँ पर उसमें भी क्या कर दूंगी, 50,000 ऐड कर दूंगी। अब हुआ ना इक्वल 50,000 इज इक्वल टू 50,000। तो रूल ये कहता है कि जब भी कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है तो कैपिटल में तो ऐड करेंगे ही करेंगे, कैश में भी ऐड करेंगे या फिर बैंक में भी ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर विड्रॉल कर लिया तो लेस हो जाएगा। अगर मान लिया इसने इसमें से 20,000 विड्रॉल कर लिए तो कैश में 20,000 लेस हो जाएंगे, कैपिटल में से 20,000 लेस हो जाएंगे, यानी ड्रॉइंग्स निकाल ली तो यहाँ तब भी क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 30,000 और 30,000। अब भी ये बराबर इक्वेशन बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सो यही रूल है किसके, कैपिटल के। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।